हेलो एवरीवन। मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो नोटिफिकेशन आया था, उसके लिए फॉर्म्स भी फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। मैं बात कर रहा हूं असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। तो आप सभी को पता ही होगा, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, कि लगभग 250 के आसपास वैकेंसीज़ हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में 109 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर मैं वैकेंसी के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं आगे बात करूँगा। सिलेबस के बारे में मैं थोड़ा आता हूँ। देखिए, सिलेबस में जैसा आपको पता ही है कि दो तरह से आपके एग्ज़ाम्स होंगे। टोटल 200 नंबर का होगा, जिसमें से 50 नंबर का आपका क्या होगा, ये कंप्यूटर ज्ञान यानी कंप्यूटर नॉलेज की बात होगी, जिसमें से आपको कितना लाना है, 25 नंबर लाना अनिवार्य होगा। इसमें लिखा है 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो 50 में से आपको 25 नंबर लाना कंपलसरी है, ठीक है ना। अब कंप्यूटर की क्लास के लिए अगर बात करें, तो एक यूट्यूब पे चैनल है, मैं आपको बता दूं, अरोरा एडुकेटर करके, ठीक है ना, अरोरा एडुकेटर। काफ़ी अच्छा चैनल है, आप वहाँ से क्लासेस कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप फ्री में भी वीडियोज़ देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो सेकंड पार्ट होगा, जिससे आपका मेरिट बनेगा। कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, 50 में से 25 नंबर लाने हैं, क्वालिफाइंग है, उसका मेरिट में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अब अगर सेकंड पार्ट की बात करें, तो जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, ठीक है। अब आप समझिएगा कि ये 150 नंबर का होगा। ये तीन चीज़ें मिला के कितने नंबर का होगा, 150 नंबर का। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए 25 से 30 नंबर का आपका मैथ्स आता है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के 20 से 25 और 20 से 25, ठीक है, तो लगभग 70 से 75 नंबर का आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो बाकी का बचा हुआ कितना, 70 से 75 नंबर कहाँ से आएगा, आपका अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स से आने वाला है, ठीक है ना। ये इंग्लिश और हिंदी के वीडियोस भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स की मैं खासकर बात करूंगा। इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा मैं आपसे बात करूंगा, और कुछ हम चीज़ें भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ, तो अकाउंटेंसी में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से आएगा। डेप्रिसिएशन रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डबल अकाउंट सिस्टम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड बैलेंस शीट फॉर्मेट्स एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अकाउंटेंसी में इतना सिलेबस है आपका, ये 11th 12th और थोड़ा सा बीकॉम लेवल का है। फिर अगर हम ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स की बात करें, तो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स, ये आएगा आपका कंपनीज एक्ट से, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ये जो राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये कहाँ पे दिए हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में दिए, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स प्रोविजंस पर्टेनिंग टू इनकम फ्रॉम सैलरी एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू चैप्टर 6, यानी ये जो है डिडक्शंस, जो 80C से 80U तक के डिडक्शंस है, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। एंड प्रोविजंस पर्टेनिंग रिलेटिंग टू टीडीएस एंड फॉर्म्स टू बी फाइल्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स में रिटर्न्स फाइल होते हैं, उनका फॉर्म और टीडीएस का प्रोविजन। तो अब आप समझिए, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि आपका ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स लगभग 15 से 20 नंबर, 15 से 20 नंबर, ठीक है। तो ये समझिए कि 35 से 40 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, ऑडिटिंग हो जाएगा, ठीक है, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स मिला के। और 30 से 35 नंबर का आपका लगभग अकाउंटेंसी होगा, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब मिनिमम 30 नंबर का तो अकाउंटेंसी रहेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पर प्रिपरेशन करवाने की कोशिश करूँगा, आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देखिए मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि आप सिर्फ अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपने 4 में से एक टिक लगा लिया, उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, आप एक एमसीक्यू करते हैं, और उस एमसीक्यू से जुड़े हुए क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आते हैं सारे, ठीक है ना, उस एमसीक्यू से, एक एमसीक्यू से 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो चारों क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं, तो फिर वहाँ पर आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है, ठीक है। तो आज से हम जो आज की क्लास होगी, इसमें मैं आपको इनकम टैक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन के एमसीक्यूज और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें करने वाला हूँ। पहले हम यहाँ पर इनकम टैक्स करेंगे, उसके बाद हम ऑडिटिंग ऑडिटिंग पे शुरू करेंगे, और फिर हम
अकाउंटेंसी पे जाएंगे, ठीक है ना। इतनी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर जो होगा वो दिसंबर फर्स्ट वीक में प्रोबेबल है, तो अभी हमारे पास टाइम है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे यही बात कहना है कि आप ये जो बाकी वाली चीज़ें हैं इनको भी साथ ही साथ पढ़ते रहें, जैसे जनरल इंग्लिश, हिंदी, अर्थमेटिक एंड कंप्यूटर आप साथ ही साथ पढ़ते रहें, क्योंकि उनका भी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके से एमसीक्यू मैंने रखे हुए हैं, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो तो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अपना इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है ना, जो इनकम टैक्स एक्ट है, जो इनकम टैक्स का प्रोविज़न है, इनकम टैक्स का जो प्रावधान है, ये किस पर है? इनकम टैक्स एक्ट और 1961। देखें, आयकर अधिनियम 1961, कोई भी जो ईयर ये होता है, ये उस साल का नाम होता है जिस साल ये कानून बनाया गया, ठीक है ना। जो ये ईयर ऑफ बर्थ ऑफ लॉ होता है, जिस साल ये कानून बनाया गया। तो इनकम टैक्स एक्ट कब देश में पारित हुआ? 1961 में, ठीक है। कब पारित हुआ? 1961। देखो, बच्चा जन्म लेता है ना, तो बर्थ अभी हुआ, लेकिन क्या जब जन्म लेता है तभी से चलना शुरू कर देता है? तो बर्थ इसका 1961 में हुआ, लेकिन ये एप्लीकेबल यानी लागू बाद में हुआ, ठीक है ना, लागू बाद में हुआ। तो उसी से जुड़ा हुआ अपना सवाल है। द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम। आयकर अधिनियम के प्रावधान पूरे भारत पर लागू होते हैं और डैश डैश से प्रभावी हुए। कब से प्रभावी हुए? 1 अप्रैल 1960, 1 अप्रैल 1961, 1 अप्रैल 1964 एंड 1 अप्रैल 1962। कब से प्रभावी हुए? देखिए, भारत, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव ये बना कि इनकम टैक्स का प्रोविजन कहाँ पर लागू होता है? होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर लागू होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था, आपको पता है, उसको बाद में 2019 में मोदी सरकार ने हटा दिया, ठीक है। उसके पहले भी ये लागू होता था, ठीक है। और इनकम टैक्स कौन लगाता है? तो आप सबसे पहले समझ लें, इनकम टैक्स हमेशा कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम टैक्स कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। तो सवाल ये है कि कब से लागू हुआ। तो कोई भी बच्चा जन्म से पहले तो चलना शुरू नहीं कर देगा, तो ये जन्म से पहले तो चलना शुरू नहीं करेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो एप्लीकेबल हुआ है पूरे इंडिया में 1 अप्रैल 1962 से। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल 1962, ठीक है। यहाँ पर हमने देखिए कितने ऑब्जेक्टिव कर लिए। इनकम टैक्स एक्ट कब पारित हुआ, कब पास हुआ? 1961 में। लागू कब हुआ? 1962 में। पूरे इंडिया पर लागू होता है, और इनकम टैक्स एक्ट कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, डैश 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 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। देखो, भारतीय संविधान में अनुच्छेद में एक अनुच्छेद ऐसा है जहां पर कहा गया है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या कोई कर एकत्र नहीं किया जाएगा। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार टैक्स लगा सकती है, लेकिन कानून बनाकर ही लगाएगी? जब तक कानून न बनाया जाए सरकार द्वारा टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 265। आर्टिकल 265 में कहा गया है कि अनलेस अथॉरिटी ऑफ लॉ कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पर एक और आर्टिकल अपने काम का है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आर्टिकल 246। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, अगला, एज पर इनकम टैक्स एक्ट एबीसी ग्रुप, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी विल हैव स्टेटस ऑफ डैश 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 एंड डैश डैश रेस्पेक्टिवली। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आए हुए हैं। आपको इनकम टैक्स हो चाहे अकाउंट्स हो या फिर ऑडिट हो, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस की हमें समझ रखनी पड़ेगी। देखो, इनकम टैक्स एक्ट में अगर मैं बात करूं, इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 31 में पर्सन की डेफिनेशन दी गई है। किसकी डेफिनेशन दी गई है? पर्सन, यानी
व्यक्ति की परिभाषा दी गई है कि इनकम टैक्स में किन किन को व्यक्ति माना जाएगा, ठीक है। तो उसमें आते हैं इंडिविजुअल्स आते हैं, यानी एकल व्यक्ति जो है वो आते हैं, फर्म आती है, कंपनी आती है, उसी में एक शब्द आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी व्यक्तियों का संघ या फिर एकल व्यक्तियों का समूह। फिर उसी में आता है आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, और एक और आता है लोकल अथॉरिटी, ठीक है ना। अब देखो आर एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है, समझना। जब कुछ लोग मिल करके अपना एक समूह बना देते हैं कि हम आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक दूसरे की मदद के लिए जो समितियां बना ली जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ऐसे शहरों में हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो अपने मेंबर्स को क्या करते हैं, घर सस्ते रेट पर देते हैं। तो ये कहाँ पर आएगा, ये कहाँ पर आएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे आएगा। कहाँ पे आएगा, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ पर आएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी, याद रखना कभी भी यूनिवर्सिटी होगा कोई भी, ठीक है ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये सब आएगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति इनको कहा जाता है। आर्टिफिशियल का मतलब ये कानून की नजर में सिर्फ एक पर्सन है, वैसे इनका कोई अस्तित्व अलग से नहीं है। जुडिशियल पर्सन, कानून ने इन्हें अलग व्यक्ति की मान्यता दी हुई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन रेस्पेक्टिवली। ध्यान रखना यहाँ पर भी दोनों आंसर दिए हैं, लेकिन जो फिट बैठेगा हमें वो लिखना है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति क्या है, ये होगा आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी लोगों का समूह, व्यक्तियों का समूह। और दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या होगा, जुडिशियल पर्सन होगा। व्यक्ति की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है, धारा 2 क्लॉज 31, ठीक है। तो इसका ये होगा। स्थानीय प्राधिकरण में क्या आएगा, लोकल अथॉरिटी में, जैसे आपने सुना होगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम, नगर पंचायत, गांव की पंचायत जो होती है, वो सारी चीजें यहां पर आएंगी। अगला क्वेश्चन, इन इनकम टैक्स एक्ट 1961, year in which income is earned is known as and in which income is taxable is known as। आयकर अधिनियम 1961 में जिस वर्ष में आय अर्जित की जाती है उसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है, और जिस वर्ष में आय कर योग्य है उसे डैश डैश के रूप में जाना, किस वर्ष में जाना जाता है। देखिए इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स में दो ईयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो शब्द, एक है प्रीवियस ईयर जिसको हिंदी में कहते हैं गत वर्ष, क्या कहते हैं, गत वर्ष। इसकी परिभाषा जो है वो दी है सेक्शन 3 में, धारा 3 में इसकी डेफिनेशन दी है। और दूसरा है आपका असेसमेंट ईयर, इसको बोलते हैं निर्धारण वर्ष या कर निर्धारण वर्ष। इसकी जो परिभाषा दी गई है ये दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 9, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन दी गई है ये कहां दी गई है, सेक्शन 2 क्लॉज 9 में दी गई है। अब देखो जो इनकम प्रीवियस ईयर क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि अभी ईयर चल रहा था 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ठीक है। तो ये मान लीजिए इस साल आपने इनकम कमाया, तो ये आपके लिए हो जाएगा प्रीवियस ईयर, क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर यानी गत वर्ष। अब आपकी आय पर कर लगाया जाएगा इसके अगले साल, ठीक है ना, इसके अगले साल मतलब जो आपने अर्न किया प्रीवियस ईयर 20-21 में, उस पर टैक्स लगाया जाएगा असेसमेंट ईयर 21-22 में। कहां पर टैक्स लगाया जाएगा, 21-22 में आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। तो गत वर्ष में अर्जित की गई आय पर, प्रीवियस ईयर में अर्जित की गई आय पर कब कर लगाया जाएगा, असेसमेंट ईयर में कर लगाया जाएगा। प्रीवियस ईयर का सेक्शन क्या है, 3, ठीक है। अच्छा प्रीवियस ईयर हमेशा ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर जो है वो कब खत्म होगा, 31 मार्च को हमेशा खत्म हो जाएगा। और कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल से शुरू होगा। और अगर नया बिजनेस है, अगर नया बिजनेस है तो उस दिन शुरू होगा जिस दिन आपका बिजनेस शुरू हुआ। मान लो आपका बिजनेस शुरू हुआ
15 दिसंबर को। कब शुरू हुआ? 15 दिसंबर को। तो आपका प्रीवियस ईयर कब से शुरू होगा? 15 दिसंबर से शुरू होगा और कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। प्रीवियस ईयर हमेशा समझना 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। और असेसमेंट ईयर कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल से शुरू होगा। और असेसमेंट ईयर हमेशा कितने महीने का होगा? 12 महीने का। ठीक है, तो अब बताइए मुझे, अब सवाल है कि जिस साल में इनकम अर्न करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर। और जिस साल में इनकम टैक्सेबल होती है उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। तो इसको बोलेंगे कर निर्धारण वर्ष। सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ईयर थोड़ा आया नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यहां से भी हमने 3-4 क्वेश्चन और समझ लिए। ठीक है, आगे आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर आने की चांसेस। When dash dash is approved by both the houses of parliament and receive the assent of president, it becomes a dash dash। देखो, आपको पता है कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं। कौन कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा। यानी संसद में हमारे 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आपको पता है लोकसभा को लोअर सेशन कहते हैं और राज्यसभा को अपर सेशन कहते हैं। तो देखो, जब तक कोई कानून, ध्यान रखना, कोई भी विधेयक, जिसको बिल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, ये ड्राफ्ट आता है। ड्राफ्ट का मतलब होता है मसौदा। ठीक है ना, ड्राफ्ट बिल होता है। फिर ये कहां पर जाता है? संसद में पास होता है। दोनों सदनों में अगर ये पास हो जाए तो फिर ये क्या होता है? बिल पास हो जाए और उस पर प्रेसिडेंट अपने सिग्नेचर कर दे। क्या कर दे? प्रेसिडेंट अपने क्या कर दे? सिग्नेचर कर दे। तो फिर वो जो बिल है, वो जो बिल क्या हुए? बिल यानी जो विधेयक है वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। यानी विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में। When dash dash is approved by both the houses of parliament and receive the assent of president, it becomes a। जब dash dash को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तथा राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है तो यह बन जाता है। बताइए क्या होगा इसमें? फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल, फाइनेंस कोड, फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट, ड्राफ्ट बिल, ड्राफ्ट एक्ट। देखो, जब कभी भी यहाँ पर इसकी बात हो रही है, सी, फाइनेंस बिल को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है और राष्ट्रपति की सहमत होती है तो यह वित्त अधिनियम बन जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और लागू कब होता है कोई भी बिल, कोई भी अधिनियम लागू कब होता है? जब केंद्र सरकार उसको अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर दे, अधिसूचना जारी कर दे जब केंद्र सरकार, तो वो फिर लागू हो जाता है। अगला, provisions of section 22 to section 27 of income tax act are related with of which head of income। समझिएगा, इनकम टैक्स में 5 हेड हैं इनकम के। ठीक है, इनकम टैक्स में आपकी जो इनकम है उसको 5 तरह से क्लासिफाई किया गया है, 5 हेड में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, पहला है इनकम अंडर हेड ऑफ सैलरीज, यानी वेतन से आए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वेतन से आए। सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो मकान के किराए से आय होती है, मकान संपत्ति से आय। तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन, व्यवसाय या पेशे से आए, व्यवसाय या पेशे से आए। चौथा, इनकम नहीं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, पूंजीगत लाभों से आए।
और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है ना, अन्य स्रोतों से आए। ठीक है, अब ये 5 हेड में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनकम टैक्स में इनकम को कितने हेड में क्लासिफाई किया जाता है, कितने शीर्षकों में विभाजित किया जाता है, तो 5 हेड में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से हेड हो गए अपने? पहला इनकम फ्रॉम सैलरी यानी वेतन से, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड और प्रोफेशन, चौथा अगर मैं बात करूं तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, और पांचवा है क्या आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इनके सेक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, कई बार एग्जाम्स में आते हैं। देखो सेक्शन इनकम टैक्स का सेक्शन 15 टू 17, सेक्शन 15 से लेकर 17 तक इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में, ठीक है। फिर सेक्शन 22 टू 27 जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करता है, मकान संपत्ति से आए, धारा 22 से 27। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन सेक्शन 28 से लेकर के 44 तक, ठीक है। फिर अगर बात करूं तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स ये अगर है, ये है 45 से लेकर के 55A, ठीक है। और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, ये है आपका सेक्शन 56 से लेकर के 59। तो इस तरीके से है, मेरे साथ आप रिवाइज करने की कोशिश करिएगा। इनकम फ्रॉम सैलरीज जो है 15 से 17, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 28 से 44, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो कैपिटल गेन से है वो है 45 से 55A, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 56 से 59 तक का दिया हुआ है। तो अब अगला जो सवाल है ये भी एग्जाम में आया हुआ है, प्रोविजन ऑफ सेक्शंस 22 टू 27 ऑफ इनकम टैक्स आर रिलेटेड विच हेड ऑफ इनकम, धारा 22 से 27 कौन से आय की मद से संबंधित है? तो आपको मैंने अभी बताया हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, मकान संपत्ति से आय। आगे चलते हैं। हाँ, सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर, ये एग्जाम में आया हुआ था, कितना सरल सा क्वेश्चन है। सीबीडीटी, देखें इनकम टैक्स में जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसका नाम है सीबीडीटी, ठीक है ना। ये इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है यानी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन देखने का काम किसका है? इनकम टैक्स का, सीबीडीटी। और इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। आपसे सवाल है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके चेयरमैन कौन है। कई बार एग्जाम में आ जाता है चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी, यानी सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो है अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन जो है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स। चलिए हम अभी बात करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। चलिए मैं बात कर ही लेता हूँ, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखिए अगर मैं बात करूँ तो टैक्स यानी कर, कर का मतलब क्या होता है समझते हैं। कर का मतलब होता है कंपलसरी कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फ्रॉम पब्लिक टू गवर्नमेंट, यानी कर एक अनिवार्य रूप से दिया जाने वाला अंशदान है जनता द्वारा सरकार को। आपको कर देना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपके ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया है, आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं, अगर मैं बात करूं तो एक होता है नेचर के बेसिस पर डायरेक्ट टैक्स, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष कर, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको कहते हैं अप्रत्यक्ष, ठीक है। देखो डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो कि आपकी इनकम पर लगाया जाता है, या फिर
प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है जनरली। और डायरेक्ट टैक्स समझना, डायरेक्ट टैक्स जिस पर्सन पर लगाया जाएगा, मतलब जिस पर लगाया जाएगा, जिस पर लगाया जाएगा यानी आरोपित किया जाएगा, जिस पर इंपोज किया जाएगा, बर्डन भी किसके ऊपर आएगा, बर्डन भी उसी पर आएगा। मतलब इसमें जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाएगा उसी को पे करना पड़ेगा, बर्डन भी उसी को बियर करना पड़ेगा। उस टैक्स को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। या इसके पहले एक हुआ करता था वेल्थ टैक्स, जो अब इस दुनिया में नहीं है, 2015 में इसको हटा दिया गया मोदी सरकार की तरफ से। वेल्थ टैक्स ये क्या हुआ करता था, डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, ठीक है ना। या टोल टैक्स, जैसे आप जाते हैं ना तो टोल पे टैक्स लगता है जो, तो वो टैक्स जो है वो भी आपके ऊपर लगता है, तो आपको ही देना पड़ता है, उसको आप किसी और से ले नहीं लेते। अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, ये लगाया जाता है जनरली गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं पर ये कर लगाया जाता है, ठीक है। अब वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाया जाता है, इस टैक्स की खास बात यही है कि ये टैक्स जो है ना, इसका बर्डन आप क्या कर सकते हैं, ये लगाया किसी और पर जाएगा लेकिन इसका बर्डन किसी और पर पड़ेगा। मतलब इसका बर्डन जनरली अल्टीमेट कंज्यूमर पर पड़ता है, उपभोक्ता पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए, तो रेस्टोरेंट, भारत सरकार ने किसके ऊपर टैक्स लगाया, रेस्टोरेंट पे, ठीक है। तो रेस्टोरेंट वाले के ऊपर टैक्स लगा, रेस्टोरेंट वाले को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो रेस्टोरेंट वाला क्या करता है, वो टैक्स आपके बिल में ऐड कर देता है, जिसको आपने सुना होगा जीएसटी के नाम से जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये आपके बिल में ऐड किया, 100 मान लीजिए आपने 500 का खाना खाया और 25 रुपए उसने टैक्स ऐड किया, तो आपको पे कितना करना पड़ा, 25 रुपए। उसने 500 अपने पास रख लिए दुकानदार ने, रेस्टोरेंट वाले ने, और 25 रुपए किसको पे कर दिया, भारत सरकार को। तो इस पर इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं तू टैक्स है किसी और का और तेरा पेमेंट कोई और करे, करे कोई भरे कोई। इनडायरेक्ट टैक्स में यही है, बर्डन आप क्या कर सकते हैं, दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं, जबकि डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क, या एक्साइज ड्यूटी, इस तरीके की चीजें आती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर डैश डैश इन द लिस्ट 1 ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन पावर टू, देखो सिंपल सी बात है, सुन मैं आपको समझाता हूँ, बहुत डिटेल से समझाता हूँ, सुनिए। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल है 246, आर्टिकल क्या है 246, ठीक है। उसमें एक शेड्यूल है जिसका नाम है 7th शेड्यूल, मतलब उसकी हम 7th शेड्यूल, कई सारे शेड्यूल हैं, हम 7th शेड्यूल की बात कर रहे हैं, यानी 7वीं अनुसूची की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब 7वीं अनुसूची में बेसिकली 3 शेड्यूल्स हैं, मतलब 3 लिस्ट है, ये अनुसूची में 3 लिस्ट है। लिस्ट 1 का नाम है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, दूसरा है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। ध्यान रखना, ये जो लिखा गया है ना 7 शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में उन लिस्ट, वो चीजों की लिस्ट दी गई है जिस पर जो कानून है वो कौन बना सकता है, वो बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स दिए गए हैं उसके रिगार्डिंग कौन कानून बना सकता है, उसके रिगार्डिंग कानून बना सकती है राज्य सरकारें यानी स्टेट गवर्नमेंट। और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, ठीक है, दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब जो यूनियन लिस्ट है, इनकम टैक्स कौन लगाता है, मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो इनकम टैक्स लगाने की शक्ति उसको कहां से मिली, इनकम टैक्स लगाने की शक्ति उसको मिली आर्टिकल 246 के शेड्यूल 7th शेड्यूल की यूनियन लिस्ट। और यूनियन लिस्ट में है एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82,
उसमें लिखा है कि सरकार जो है इनकम टैक्स लगा सकती है, टैक्स लगा सकती है इनकम पर, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगा सकती। ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट किस पर टैक्स लगा सकती है? इनकम पर टैक्स लगा सकती है, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर। ध्यान रखना, इसीलिए एग्रीकल्चर इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं, एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़कर, एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। तो आपको समझ में आया, इनकम टैक्स लगाने की शक्ति सरकार को कहां से मिली? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 की 7वीं अनुसूची की सूची 1 में एंट्री नंबर क्या है? संघ सूची की प्रविष्टि 82, यानी 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 की लिस्ट 1 के एंट्री नंबर 82 में क्या बोला गया कि आप टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर, कृषि आय के अलावा। आगे आते हैं, आई होप समझ में आ गया। हाँ, डैश डैश ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट स्पेसिफाइज द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द करेंट ईयर। देखो, इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ हर साल देश में फाइनेंस एक्ट पास किया जाता है, लागू किया जाता है। और फाइनेंस एक्ट जब बजट पारित किया जाता है, बजट प्रेजेंट किया जाता है, तो उसी के साथ फाइनेंस बिल भी होता है, जो बाद में फाइनेंस एक्ट बन जाता है। जैसे इस साल के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट होगा? 2021, ठीक है, 2021 वित्त अधिनियम 2021 इसको कहते हैं। अब वित्त अधिनियम 2021 जो है ना, इसमें सेक्शन 2 में टैक्स के रेट दिए हुए रहते हैं। किसमें? सेक्शन 2 धारा 2 में कर की दरें दी हुई रहती हैं। अब इसमें 3 पार्ट होते हैं, धारा 2 में 3 हिस्से हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 1 जो है ना, इसमें असेसमेंट ईयर, जो करंट असेसमेंट ईयर है, जैसे अभी असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है? 21-22, ठीक है ना। पार्ट 1 में असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स का रेट होता है। पार्ट 1 में क्या होता है? कर की दरें दी जाती हैं वर्तमान कर निर्धारण वर्ष के लिए, ठीक है। पार्ट 2 में क्या होता है? पार्ट 2 में टीडीएस की दर होती है, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, हमें पढ़ना है आगे। और तीसरा पार्ट 3 में क्या होता है? इनकम टैक्स पर टीडीएस, सॉरी सैलरी पर टीडीएस, सॉरी इनकम टैक्स पर नहीं, सैलरी का टीडीएस, और साथ ही साथ एडवांस टैक्स का रेट दिया होता है। एडवांस टैक्स क्या होता है? अग्रिम कर, हम उसके बारे में भी चर्चा बाद में करेंगे। तो समझिएगा, किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए, वर्तमान कर निर्धारण वर्ष के लिए वर्तमान वित्त अधिनियम पर क्या होता है? धारा 2 में पार्ट 1 है, जिसमें टैक्स की दर दी हुई रहती है। तो सवाल ये है कि डैश डैश ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ, अच्छा धारा 2 के फर्स्ट शेड्यूल, फाइनेंस एक्ट स्पेसिफाइड दैट रेट्स एप्लीकेबल फॉर द करंट ईयर, कौन से वर्तमान कर निर्धारण वर्ष के लिए कौन से भाग में कर की दरें होंगी? बताया मैंने ना कि भाग 1 में कर की दरें होती हैं, ठीक है। भाग 2 में क्या होता है? टीडीएस की दरें होती हैं, और भाग 3 में सैलरी पर टीडीएस और एडवांस टैक्स की दरें होती हैं। इतना आप याद रखिएगा। अभी यहाँ पर एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कर निर्धारण वर्ष कौन सा है? तो 21-22, और गत वर्ष कौन होगा? गत वर्ष पिछला होगा, कौन सा? 20-21, 20-21 का गत वर्ष का कर निर्धारण वर्ष 21-22 है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए सुपर सिटीजन मीन्स एन इंडिविजुअल, सुपर सीनियर सिटीजन मीन्स एन इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इज ऑफ डैश डैशेस। देखो, इनकम टैक्स में ना, सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक, और दूसरा है सुपर सीनियर सिटीजन। इसको बोलते हैं अति वरिष्ठ नागरिक या अधिवरिष्ठ नागरिक। सीनियर सिटीजन वो है जिसकी उम्र प्रीवियस ईयर में, देखना प्रीवियस ईयर में यानी गत वर्ष में 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई। मतलब जिसने गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर में 60 इयर्स की एज को कंप्लीट कर लिया है, वो क्या बन जाएगा? सीनियर सिटीजन बन जाएगा। और जिसने प्रीवियस ईयर में
80 वर्ष यानी 80 ईयर्स और मोर, 80 से 80, कम से कम 80 या 80 से अधिक हो गया हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सुपर सीनियर सिटीजन। इनको टैक्स में अलग अलग थोड़े बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए इनको कैटेगराइज किया गया। तो जो गत वर्ष में 60 या उससे अधिक होगा वो सीनियर सिटीजन, और जो 80 या उससे अधिक होगा वो सुपर सीनियर सिटीजन। तो सवाल ये है कि अति वरिष्ठ नागरिक यानी सुपर सीनियर सिटीजन कब होगा, किसी भी समय वो कम से कम कितने साल का हो जाए, कम से कम 80 वर्ष का हो जाए, ठीक है ना। अधिकतम 80 वर्ष नहीं, कम से कम 80 वर्ष का हो जाए, अधिकतम तो वो कितने वर्ष का भी हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमने ये 10 क्वेश्चंस करे हैं। आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जहाँ पे आपको और सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, वीडियोस और आते रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आप डिस्कस भी कर सकते हैं, और अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कर सकते हैं, मतलब क्लासमेट्स जो और लोग आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलेंगे अगले वीडियोस के साथ बहुत जल्द। थैंक यू।